नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड। मैं हूँ आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं सामाजिक ज्ञान विद एलेक्स। सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 1 history class 10, we have reached to the topics the years of revolution from 1813 to 1848. And we have seen in our previous video lectures the how conservatives came into powers and how they established their dominance over Europe and in the region of the France. And after the conservatives came into existence, the many nationalists or nation states or revolutionaries came into Europe and they started struggling with the conservatives and they tried to just overthrow the conservatives, and for overthrown the conservatives many liberal revolutionaries made many secret societies to fight with the conservatives and the secret societies like यंग इटली इन मार्शलीज, यंग यूरोप इन बर्ने। तो हमने अपने पिछली वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि कंजर्वेटिव जो थे वो यूरोप में कैसे दोबारा से पावर में आ जाते हैं, और जब कंजर्वेटिव पावर में आते हैं तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए जो बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट थे, लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, वो लोग जो है कंजर्वेटिव से निपटने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बना करके उनसे लड़ने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसमें बहुत जो फेमस हुए जो यंग इटली इन मार्शलीज, यंग यूरोप इन बर्ने जैसे सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। और उसके बाद वो लोग छुप छुप के जो है वो कंजर्वेटिव से लगातार जो है अपनी लड़ाई जो है जारी रखते हैं। तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1813 टू 1848। और and under this age of revolution we are going to just explain and read about the three revolutions which were took place in Europe. And the first revolution is known as France revolution, and the second revolution is known as Belgium revolution, and the third revolution is known as Greece revolution. So we are going to just deal वन बाय वन एवरी रिवोल्यूशंस। तो आज हम इस टॉपिक में द एज ऑफ रिवोल्यूशंस के टॉपिक में तीन रिवोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो पहला रिवोल्यूशन है वो है फ्रांस रिवोल्यूशन, दूसरा जो है बेल्जियम रिवोल्यूशन, और तीसरा जो है दोस्तों वो है ग्रीस रिवोल्यूशन। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जो दोस्तों अगर हम ये देख रहे हैं कि जो ये टाइम पीरियड है 1813, ठीक है, 1813 से 1848, तो जो 1830 से 1848 का जो ये टाइम पीरियड है दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। दोस्तों इसे हम बोलते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। और इन तीनों रिवॉल्यूशन में जो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ओके, तो इन तीनों रिवॉल्यूशन में जो है, जो यूरोप के जो है जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, ये एक की रोल प्ले करते हैं, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन तीनों रिवोल्यूशनर, मतलब इन तीनों रिवोल्यूशन में। तो लिबरल्स, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड लिबरल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लिबरल्स का मतलब होता है उदारवादी, ठीक है, उदारवादी, उदारवादी। तो लिबरल्स का मतलब होता है दोस्तों उदारवादी, ठीक है। तो लिबरल्स रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज, और रिवोल्यूशनरीज का मतलब तो होता है क्रांतिकारी। सो आप लोग तो ये तो जानते हैं, ठीक है। तो लिबरल्स का मतलब होता है उदारवादी। उदारवादी मींस लिबरल्स आर द पीपल्स हु बिलीव इन इक्वलिटी, हु बिलीव इन इंडिपेंडेंस। ओके, तो जो ये ऐसे लोग होते हैं जो स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, इन सारी चीजों में जो है वो विश्वास रखते हैं, इंडिपेंडेंस, आजादी, इन सारी चीजों में जो विश्वास रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिबरल्स। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन तीनों रिवोल्यूशंस को वन बाई वन, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखे रहे थे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस। तो हमारा जो पहला रिवोल्यूशन है, ठीक है दोस्तों, हमारा जो पहला रिवोल्यूशन है वो है फ्रांस रिवोल्यूशन। जो हमारा पहला रिवोल्यूशन है वो है फ्रांस रिवोल्यूशन। सो दोस्तों फ्रांस रिवोल्यूशन, इट इज ऑल्सो नोन एज, ओके, ऑल्सो नोन एज जुलाई रिवोल्यूशन। तो फ्रांस रिवोल्यूशन को हम लोग जुलाई रिवोल्यूशन के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज जुलाई रिवोल्यूशन। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो इन दिस रिवोल्यूशन द फर्स्ट चेंज the first change took place in July 1813,
ठीक है। द फर्स्ट चेंज टुक प्लेस इन जुलाई 1813। बर्बन बर्बन डायनेस्टी बर्बन डायनेस्टी was restored. Bourbon dynasty was restored. Restored was restored by liberal लिबरल नेशनलिस्ट लिबरल नेशनलिस्ट। आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन को हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी पहला चेंज इस रिवॉल्यूशन में हमें देखने को मिले वो था जुलाई 1830 में, जो कि बर्बन डायनेस्टी को जो कंजर्वेटिव लोग थे जिन्होंने वापस से सत्ता में ला दिया था। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने दोबारा से जो है वो बर्बन डायनेस्टी को जो है पावरलेस कर दिया, मतलब उनको सत्ता से हटा दिया। उसके बाद जो दूसरा हमें इस फ्रांस रिवॉल्यूशन में बदलाव देखने को मिला, तो जो लिबरल लिबरल जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, ठीक है, लिबरल नेशनलिस्ट एस्टैब्लिश्ड, इन लोगों ने क्या किया, एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, तो फ्रांस में इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, ठीक है, एस्टैब्लिश किया। और लुइस फिलिप, ठीक है, लुइस फिलिप बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो दोस्तों ये था हमारा फ्रांस रिवॉल्यूशन। सो ये है हमारा फ्रांस रिवॉल्यूशन। फ्रांस रिवॉल्यूशन को हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इस फ्रांस रिवॉल्यूशन के तहत हमें सबसे बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिला 1830 में, जुलाई 1830 में, जिसमें क्या किया गया, जो बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, जो बर्बन डायनेस्टी, जो कंजर्वेटिव ने दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को पावर में ला दिया था, उस बर्बन डायनेस्टी को जो फ्रांस के जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, जो उदारवादी जो क्रांतिकारी लोग थे, जो समानता में, ठीक है, जो स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे, उन लोगों ने बर्बन डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। और वो लोग क्या किए, फ्रांस में जब बर्बन डायनेस्टी जब समाप्त हो गई, तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, इन लोगों ने एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और फ्रांस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लागू किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है दोस्तों कि मोनार्की सिस्टम तो रहेगा, मतलब राजा तो रहेगा, राजा तो रूल करेगा, लेकिन राजा जो अब रूल करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल करेगा। मतलब राजा जो है अब अपनी मनमानी नहीं करेगा। अब उसके मन में ऐसा नहीं है कि राजा सुबह उठेगा और बोलेगा कि इस गांव को जो है, ठीक है, इस सारे गांव को लोगों को गोली मरवा दो। तो अब जो है राजा जो है अपने मन के डिसीजंस को नहीं लेगा। राजा को जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल्स के हिसाब से चलना होगा और कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से ही काम करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो लुइस फिलिप जो है वो पहला जो है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनते हैं। तो यहाँ से जो है हमारी फ्रांस रिवॉल्यूशन जो है, जिसको हम लोग जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब ये जो रिवॉल्यूशन, जब ये फ्रांस रिवॉल्यूशन जो है ये हो रहा था, तो उस समय जो है आपको याद होगा, हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिच, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिच, ठीक है, ड्यूक मैटरनिच। तो उस समय इन्होंने, ठीक है, जो एक इटालियन उस समय पे जो क्रांति रिवोल्यूशनरी थे, गुसेप्पी मैज़नी, उनके बारे में इन्होंने बोला था कि जो हमारे सोशल ऑर्डर के लिए सबसे ये खतरनाक व्यक्ति जो है वो यही गुसेप्पी मैज़नी है। तो जो ड्यूक मैटरनिच थे, ठीक है, ये हमेशा कुछ ना कुछ, ये जो चाचा थे ड्यूक मैटरनिच अंकल, ठीक है, ये हमेशा कुछ ना कुछ जो है ये समय समय पे स्टेटमेंट जो है वो देते रहते थे। तो जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ तो इस समय भी, ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट को जारी किया, ठीक है, द व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches fire, the rest of Europe catches fire, the rest of Europe catches cold, sorry, rest of Europe catches cold। तो जो ड्यूक मैटरनिच थे, ठीक है, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते थे। इसके पहले जो इन्होंने गुसेप्पी मैज़नी के ऊपर कहा था कि ये हमारे सोशल ऑर्डर के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस बार भी ड्यूक मैटरनिच ने, जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें बोले ड्यूक मैटरनिच चाचा जो थे, ये अपने मतलब चुप नहीं रह पाए। तो इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने बोला कि व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold, मतलब अगर फ्रांस को अगर एक जुकाम भी हो जाती है तो सारे यूरोप में जो है, ठीक है, सारे यूरोप में जो है वो खांसी, मतलब सारे यूरोप में ये जुकाम जो है फैल जाती है, सारे यूरोप को खांसी हो जाती है। मतलब अगर फ्रांस को छींक भी आ गई
वो तो सारे यूरोप में जो है खांसी वो है पकड़ लेता है। इनका मतलब ये इंटेंशन था कि अगर फ्रांस रिवॉल्यूशन करेगा तो फ्रांस के देखा देखी मतलब फ्रांस को फॉलो करते हुए और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लोग भी जो है ठीक है रिवॉल्यूशंस करेंगे और वो लोग भी रिवॉल्यूशन करने के लिए रेडी थे। और फ्रांस के रिवॉल्यूशंस को देखकर और इनका कहना और इनका इंटेंशन जो था वो सही भी था और फ्रांस के रिवॉल्यूशंस को देखकर बेल्जियम में भी रिवॉल्यूशंस आ गई। वहां के लोग भी जो थे वो रिवॉल्यूशंस करने के लिए एकदम उतारू हो गए और वो लोग भी अब रिवॉल्यूशंस करने के लिए रेडी हो गए। तो दोस्तों हम पहला जो फ्रांस रिवॉल्यूशन देख चुके हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है बेल्जियम रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बेल्जियम रिवॉल्यूशन और जो ड्यूक मैटरनिच ने कहा वो बात सही निकली। ठीक है, और फ्रांस के जब ने रिवॉल्यूशन किया तो उसी रिवॉल्यूशन से प्रेरित होकर बेल्जियम में भी रिवॉल्यूशन जो है हमें देखने को मिला। और उस समय जब अब उस समय एक क्या बात है कि ऑन दैट टाइम ठीक है ऑन दैट टाइम बेल्जियम उस समय बेल्जियम जो था ठीक है बेल्जियम वाज अ चाहे comes under Belgium comes under United Belgium comes under United Kingdom of नीदरलैंड। ठीक है, उस समय नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स उस समय जो क्या था बेल्जियम जो था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के अंदर आता था। मतलब बेल्जियम के ऊपर जो था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का जो है वो रूल था। और बेल्जियम में जो था वो मोनार्की था और बेल्जियम में जो था वो मोनार्की था। तो बेल्जियम के लोग भी चाह रहे थे ठीक है कि हम भी रिवॉल्यूशंस करें और हमारे यहाँ से भी जो है वो बेल्जियम भी जो था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होना चाहता था और ये चाह रहा था कि हमारे यहाँ से भी मोनार्की खत्म हो और हम लोग भी आजाद हों। तो फ्रांस में जो जुलाई रिवॉल्यूशन है देखे बेल्जियम और इस जो अभी फ्रांस में अभी हाल फिलहाल फ्रांस में रिवॉल्यूशन तो उसको देख के लोग जो काफी उत्साहित थे और लोग यहाँ भी रिवॉल्यूशन करने के लिए मतलब तैयार थे और हुआ ऐसा भी। और बेल्जियम में भी रिवॉल्यूशन हुआ और यहाँ बेल्जियम में भी रिवॉल्यूशन हुआ और जो ये बेल्जियम था ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से जो है ये अलग हो गया और ये इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो बन गया। ठीक है, और अब ये देश जो था बेल्जियम था अब जो बेल्जियम जो था ये अब आजाद हो गया। अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर से जो जो था ये हट गया और एक अब इंडिपेंडेंट कंट्री जो है ये बन गया। तो ये था हमारा दूसरा बेल्जियम रिवॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो तीसरा टॉपिक है। अब हम देखेंगे जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है ग्रीक ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस और इसे ही हम बोलते हैं ग्रीस रिवॉल्यूशन। इसे ही हम बोलते हैं और नाम से जो कि ग्रीस रिवॉल्यूशन। जैसे हम फ्रांस को बोलते हैं TION रिवॉल्यूशन, जैसे हम फ्रांस को बोलते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से। तो अब क्या हुआ कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया। फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो उसे उसी का मतलब देखा देखी जो है वो बेल्जियम में भी रिवॉल्यूशन हुआ और बेल्जियम जो था वो भी अब आजाद हो गया। वहाँ मोनार्की थी और वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंदर जो था मतलब पहले उस यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो था बेल्जियम पे शासन कर रहा था और अब वहां के लोगों ने जब बेल्जियम के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया तो वो भी आजाद हो गया। अब बारी थी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम ग्रीस रिवॉल्यूशन के नाम जानते थे। तो उस समय क्या था ठीक है उस समय जो था ऑन दैट टाइम ठीक है ऑन दैट टाइम ग्रीस जो था ठीक है ग्रीस जो था ये ऑटोमन वाज पार्ट ऑफ। तो उस समय ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ठीक है, उस समय ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और ये जो ग्रीक लोग थे ठीक है ये भी बोलने लगे कि हमें भी जो है वो आजादी चाहिए, वी वांट फ्रीडम। ठीक है, वी वांट फ्रीडम मतलब ग्रीस के लोग भी जो थे वो भी बोलने लगे कि अब आजादी जो है हमें भी चाहिए। ठीक है, हमें भी अपना एक अलग नेशन स्टेट बनाना है। और जो ग्रीस जो था ठीक है उसने जो है अपना तो ग्रीस क्या किया ग्रीस ने स्टार्ट कर दिया अपना स्ट्रगल करना। देयर ग्रीस बिगैन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन 1820 और 1800
1821 में जो है, ठीक है, ये ग्रीस जो भी है, ठीक है, ग्रीस भी इसने अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर दी, ठीक है। लेकिन ग्रीस जो था इस लड़ाई में अकेले नहीं था। इस ग्रीस के साथ साथ इस लड़ाई में बहुत सारे कुछ यूरोपियन नेशन, यूरोपियन स्टेट भी जो है वो ग्रीस की मदद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ग्रीस को जो है आजादी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ अलग कंट्री नेशंस के साथ साथ उस समय के काफी जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, वो लोग भी जो है वो ग्रीस की मदद करते हैं और ग्रीस को मतलब आजादी दिलाने में। तो उस समय जो है, ठीक है, उस समय जो है ग्रीस अकेले नहीं लड़ रहा था, ठीक है। ग्रीस जो है वो अकेले नहीं लड़ रहा था। इसमें जो थे वो ग्रीस ग्रीस के लोग थे, ठीक है, जो ग्रीस के नेशनल रिवोल्यूशनरीज थे, ग्रीस नेशनलिस्ट थे, प्लस इसमें कुछ यूरोपियंस, ठीक है, प्लस कुछ उसमें यूरोपियंस जो कंट्री थी वो भी थे। और उसके साथ साथ मतलब उसमें पोएट्स, ठीक है, उसके बाद पब्लिक, ठीक है, पब्लिक राइटर्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे जो लोग थे। तो इसमें ग्रीस के लोग थे, साथ में कुछ यूरोपियन नेशन थे, ग्रीक के लोग थे, यूरोपियन नेशन थे, साथ में पोएट थी, पब्लिक थी, राइटर्स थी, ये सारे लोग, ठीक है, सारे लोग जो मिलके है वो मतलब स्ट्रगल करते हैं ताकि ग्रीस जो है वो आजाद हो जाए। और और इन सब ने कई सालों तक जो है वो मतलब लड़ाइयाँ लड़ी, कई सालों तक स्ट्रगल किया, कई सालों तक संघर्ष किया, ठीक है। और फाइनली जो है, ठीक है, फाइनली ये लोग फाइनली फाइनली एक ट्रीटी हुई जिससे बोला जाता है ट्रीटी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टैंटिनोपल कॉन्स्टिनोपल ऑफ 1832 कॉन्स्टिनोटोनपॉल, ठीक है। तो इस एक ट्रीटी हुई, बहुत सालों तक ग्रीक के लोग लड़े और उसके बाद फाइनली एक ट्रीटी हुई जिस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टैंटिनोपल कॉन्स्टैंटिनोपल ऑफ 1832। और इस ट्रीटी के साइन होने के बाद क्या हुआ, ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। नो, ठीक है, इस ट्रीटी के साइन होने के बाद नो ग्रीस बिकम, ठीक है, बिकम एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नेशन। और इस ट्रीटी के बाद जो ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। और इसके पहले हमने क्या बताया था, ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था, मतलब उसके अंडर आता था। और यहाँ से क्या हो जाता है, वार जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ से वार जो खत्म होता है और यहाँ से वार जो है वो समाप्त हो जाता है। अब इस वार में जो है, ठीक है, जो ये स्ट्रगल्स हुए जिसमें ग्रीस ग्रीस के लोग, यूरोपियंस, पोएट, राइटर्स, सभी लोगों ने इस वार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसके बाद फाइनली ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। उसके तहत जो क्या है, ये वार ग्रीस जो है, अब क्या होता है, ग्रीस इस ट्रीटी के तहत ग्रीस एक आजाद देश बन जाता है, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। अब जो है वार जो है वो रुक जाती है। लेकिन इस वार में, इस पूरे लड़ाई में एक व्यक्ति जो थे, ठीक है, एक व्यक्ति जो थे जिनका नाम था लॉर्ड बेरन, ठीक है, लॉर्ड बेरन। तो इन्होंने जो है इस इस संघर्ष में, ठीक है, इस स्ट्रगल में काफी एक अहम भूमिका निभाने का जो है काम किया। इनका नाम था लॉर्ड बेरन, ठीक है। और ये जो थे, ठीक है, ही वाज इंग्लिश पोएट, ठीक है, ये जो थे इंग्लिश पोएट थे, ठीक है, ही वाज अ इंग्लिश पोएट। और ये इंग्लिश के होते हुए भी, मतलब ये इंग्लैंड के होते हुए भी, ठीक है, ये ग्रीक के लिए लड़े, ठीक है, ये ग्रीक के लिए लड़े। एंड और ये जो थे, ठीक है, और ये ग्रीक से जो थे काफी मतलब ज्यादा कनेक्टेड थे, सेंटिमेंट्स उसके आजादी के लिए काफी ज्यादा मतलब उससे ग्रीस से जो है ये जुड़े हुए थे, इनके सेंटिमेंट जुड़े हुए थे। और बावजूद ये दूसरे कंट्री के थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो है वो ग्रीस के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद और इन्होंने सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि ग्रीस के युद्ध के दौरान इन्होंने ग्रीस के लिए काफी सारे फंड्स जो है, ठीक है, फंड्स इकट्ठा किए। एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑन फेवर इन 1824। और जो है 1824 में जो है इनकी जो है वो लड़ाई लड़ते ही ग्रीस के लिए मतलब इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये मतलब इंग्लिश पोएट थे, बट हम लिख सकते हैं फाउट फॉर फाउट फॉर ग्रीक फाउट फॉर ग्रीक ग्रीक इंडिपेंडेंस। और हिज सेंटिमेंट्स हिज सेंटिमेंट्स हिज सेंटिमेंट्स कनेक्टेड connected deeply his sentiments connected deeply with Greek
he arranged फंड, ओके, फंड फॉर ग्रीक, ओके। और इनका जो है फाइनली 1824 में ये डाइट, ठीक है, ऑफ डाइट हो जाता है, इनका फीवर लग जाता है, फीवर से जो है इनकी 1824 में जो है वो इनकी मौत हो जाती है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रीक रिवॉल्यूशन में या ग्रीस रिवॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उनमें मतलब इनके कंट्रीब्यूशंस को याद किया जाएगा, इनके कंट्रीब्यूशंस को याद रखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये दूसरे देश के होने के बाद भी किसी दूसरे देश के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, इस रिवॉल्यूशन में एक अहम भूमिका निभाई, इस रिवॉल्यूशन में फंड्स इकट्ठे किए, ठीक है, और इनका जो सेंटिमेंट्स, इनकी भावनाएं जो थी वो ग्रीक से काफी जुड़ी हुई थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था द एज ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1813 टू 1848। इसमें हमने 3 रिवॉल्यूशंस के बारे में देखा। पहला जो है फ्रांस रिवॉल्यूशंस के बारे में देखा, दूसरा बेल्जियम रिवॉल्यूशंस के बारे में देखा, और तीसरा जो है हमने ग्रीस रिवॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो फ्रांस, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, ठीक है, वो होगा द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग। अब हम देखेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। और टिक और रिविजन्स करते रहिए, ठीक है, ऐसी चीजें समझ में नहीं आएंगी। यू हैव टू बी more updated and you have to do a little bit of revision daily on a daily basis, okay। और इस वीडियो की समरी जो है आपको इस हमारे चैनल पे वीडियो लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।